हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को। एक्सरसाइज 6.4 आपका कंटिन्यू था। एक्सरसाइज 6.4 आपका कंटिन्यू था और क्वेश्चन नंबर सेकंड तक मैंने करवाया था और क्वेश्चन नंबर थर्ड से मुझे करवाना है। तो थर्ड का ए पार्ट क्या है आपका? कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कितना है साइन एक्स। ठीक है। तो मुझे बताना है कि इंटरवल -90 से 90 में क्या है आपका फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग है। स्टिकली इंक्रीजिंग। ठीक है। तो डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से अगर सोचा जाए, अगर कोई फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग है तो आपको पता होगा स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए मुझे दिखाना होगा कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। कहने का मतलब मुझे ये वाली चीज प्रूव करके दिखानी है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग होता है। चलिए मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा कॉस एक्स। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो कॉस एक्स होगा। और इतना तो आपको पता है, बात हो रही है -90 से +90 तक। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और उल्टा जाओगे तो यहाँ पे माइनस का 90 डिग्री। मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे उन्होंने 90 को भी इंक्लूड नहीं किया, 90 को छोड़ दिया और -90 को भी छोड़ दिया। मतलब उनके बीच में जितने भी एंगल होंगे वो सारे के सारे एंगल लेंगे। 90 और -90 पे छोटा ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल लगा है, खुला अंतराल लगा है, तो इसका मतलब 90 और -90 को नहीं लेना है। कहने का मतलब उनका हुआ कि ओनली हमें फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश के एंगल को लेना है। फर्स्ट और फोर्थ चतुर्थांश, सॉरी, फर्स्ट और फोर्थ मतलब पहले और चौथे चतुर्थांश के एंगल को लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को लेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को लेंगे। आपको इतना पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कॉस कैसा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं तो कॉस की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और जीरो एंगल के लिए अगर मैं कॉस की बात करूं तो जो कि 1 होता है। तो मैं ऑल ओवर टोटल बात करूं -90 से +90 तक, जो कॉस की वैल्यू है वो कैसी है? पॉजिटिव है, जीरो से बड़ी है। जीरो से कैसी है? बड़ी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो क्या है? cos x है। तो cos फंक्शन का डेरिवेटिव जब cos x है तो -90 से +90 तक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो एंगल है वो -90 डिग्री से +90 डिग्री तक के एंगल है। तो आपको दिख रहा है कि -90 से लेके +90 तक के जितने भी एंगल होते हैं वो पहले और चौथे चतुर्थांश में कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं कॉस के लिए। कॉस की जो वैल्यू होती है पहले और चौथे चतुर्थांश में कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। इसलिए फंक्शन का डेरिवेटिव -90 से +90 तक कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। जब फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मैं बोल देता हूँ कि स्टिकली इंक्रीजिंग होगा। स्टिकली इंक्रीजिंग होगा। चलिए तीसरे का अगर मैं बी पार्ट देखता हूँ, तो तीसरे के मैं बी पार्ट में देखता हूँ, फंक्शन है एफ एक्स बराबर आपका 10x। और जो फंक्शन एफ एक्स बराबर 10x है और आपका जो इंटरवल है वो है -90 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। ठीक है। अगर अब आप यहाँ पे देखते हो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन से कि जो -90 से +90 की यहाँ पे मैंने जो बात की है वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहले और चौथे चतुर्थांश, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने बात की, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने बात की है। तो मैं देखना चाहूंगा कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में कैसा है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है। पॉजिटिव है तो स्टिकली इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो स्टिकली डिक्रीजिंग। अगर कहीं वो जीरो भी बन गया है तो फिर जीरो के साथ साथ मैं ये देखूंगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर जीरो के साथ साथ पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग अकेला बोलेंगे, जीरो के साथ साथ नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है। खैर यहाँ पे तो ओनली पॉजिटिव हो रहा था, इसलिए स्टिकली इंक्रीजिंग होता है। अगर मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, 10x का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा sec स्क्वायर x। जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो 10x का डेरिवेटिव कितना हुआ? sec स्क्वायर x। और इतना आपको पता है कि 90 से लेके यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे -90 डिग्री है। 90 से लेके -90 तक हम कोई भी एंगल लेंगे, sec कैसा होता है?
सेक की जो वैल्यू होती है वो जीरो से बड़ी होती है, पॉजिटिव होती है। जब सेक जीरो से बड़ा है तो ये भी आपको पता होगा सेक स्क्वायर भी जीरो से बड़ा होगा। मान लो कोई वैल्यू पॉजिटिव है और अगर आप उसका स्क्वायर भी करेंगे तब भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सेक स्क्वायर एक्स जीरो से बड़ा है और सेक स्क्वायर एक्स किसकी वैल्यू है, फंक्शन के डेरिवेटिव की, तो मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से बड़ा होगा। इसलिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन लगेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। चलिए, तो सी और डी पार्ट आप लोग खुद ट्राई करना, हो जाएगा। चलिए आगे देखोगे आप लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले क्वेश्चन में उन्होंने बोला है y बराबर या एफ एक्स बराबर, जो भी आपको अच्छा लगे बोल सकते हो, एफ एक्स बराबर कितना है, टेन इनवर्स कितना है, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। और मुझे चेक कहाँ पे करना है, 45 से लेके 90 तक, 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, सॉरी 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। तो 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि स्टिकली डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन स्टिकली डिक्रीजिंग होगा। तो 45 से लेके 90 तक फंक्शन स्टिकली डिक्रीजिंग है। चलिए मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। इस पूरे को मैंने पहले x माना है, तो टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और जिसको मैंने x माना है उसका इंटू में, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ फाइनली डेरिवेटिव आया cos x माइनस का sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब बेटा थोड़ा समझना है, यहाँ पे चीजों को थोड़ा अलग अलग मैनिपुलेट करके समझाएंगे, क्योंकि आपका जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री से 90 डिग्री तक है। जो एंगल है वो 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है। और आपको पता है कि ये बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, प्रथम चतुर्थांश की, प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है। तो प्रथम चतुर्थांश में साइन एक्स जो होता है वो भी पॉजिटिव होगा, जीरो से 90, ना तो सॉरी 45 से 90, ना तो 45 को लेना है ना 90 को लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि 45 पे भी ओपन ब्रैकेट लगा है और 90 पे भी ओपन लगा है। तो 45 से 90 के लिए साइन की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और 45 से लेकर 90 तक कॉस की वैल्यू भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो यहाँ से पता चल जाता है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स भी कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पॉजिटिव होगा तो फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। अच्छा अगर मैं ये मान लो, जैसे मैंने कहा कि 5 बड़ा है जीरो से, अगर मैं जो साइड बड़ी है, जैसे 5 बड़ा है जीरो से, और तो ज्यादा वाले साइड में अगर मैं किसी को ऐड करता हूँ तब भी वो बड़ा ही रहेगा। मैं ज्यादा वाले साइड में, जो ज्यादा वाला पार्ट है, मैं उसमें किसी और नंबर को भी ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया किसको, 2 को, तो ये 7 हो जाएगा। राइट में कुछ नहीं किया, लेफ्ट में ही ज्यादा वाले पार्ट में मैंने किसी को ऐड कर दिया, तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 को ऐड किया तब भी ये जीरो से बड़ा रहेगा। मान लो यहाँ पे मैंने 1 को ऐड किया तब भी ये जीरो से बड़ा रहेगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 1 को ऐड कर देता हूँ, 1 को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तब भी वो जीरो से बड़ा ही रहेगा। तो ये पता चल गया कि हर वाला जो पार्ट है, जो हर वाला पार्ट है वो कैसा है, जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है। अब मैं देखूंगा अंश को, अगर अंश भी जीरो से बड़ा हो जाता है, मतलब अंश भी पॉजिटिव आ जाता है, तो अंश और हर अगर दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं तो दोनों का डिवाइडेशन भी पॉजिटिव ही आएगा। तो अब समझो यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, आपको पता है 45 डिग्री के से लेके 90 डिग्री, देखो आपको पता है कि जैसे cos जीरो का वैल्यू 1 होता है और sin जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। और जैसे जैसे हम एंगल बनाते हैं तो cos की एंगल बढ़ाते हैं तो cos की वैल्यू घटती है और sin की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन बीच में एक पॉइंट होता है 45,
डिग्री, जहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू बराबर हो जाती है। तो अब हमें क्या देखा है हमने, अगर ग्राफ से देखो तो और भी क्लियर होगी चीजें। जैसे मान लो मैंने यहाँ ग्राफ बनाया, यहाँ पे समझना गौर से, ये वाला ग्राफ मैं यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये है आपका साइन का ग्राफ, ठीक है, 90, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, पता होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे 90 के सामने वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये होता है कॉस का ग्राफ, ठीक है। और जहां पे ये दोनों ग्राफ काटते हैं वहां पे एंगल होता है 45 का, ठीक है। अब आपको पता है कि जो वाला ग्राफ है वो किसका है, कॉस का है, और नीचे वाला ग्राफ किसका है, साइन का है, ठीक है। अब आप सॉरी, नीचे वाला ग्राफ जो ये वाला कॉस का, और ये आपका साइन का है, ये किसका है, साइन का। अब बात करनी है मुझे 45 से लेके 90 के बीच में। बहुत घना हो रहा है क्या, थोड़ा सा देखना कोशिश करना, दिल जाएगा। 45 से लेके 90 तक में अगर हम बात करेंगे, तो 45 से 90 में देखोगे तो साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू से साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू से ऊपर है, साइन का मान कॉस के मान से ऊपर है। तो ग्राफ में आपको दिख रहा है कि अगर 45 से 90 के बीच में अगर हम बात करते हैं, 45 को नहीं लेना है यहाँ पे, 45 को नहीं लेना है, मतलब यहाँ 45 को छोड़ दिया मैंने। यहाँ मैंने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ ग्राफ को, यहाँ पे मैंने देखो, आपको दिख रहा होगा 45 वाले पॉइंट को मैंने खाली कर दिया, मतलब यहाँ 45 को नहीं लिया, आपको दिख रहा होगा, तो मैंने 45 वाले पॉइंट को खाली कर दिया और 90 वाले पॉइंट को भी खाली कर दिया, क्योंकि इंटरवल में कुछ ऐसा है कि 45 और 90 के अंदर की वैल्यू लेना है। तो 45 को नहीं लिया मैंने, लो अब और भी क्लियर हो गई चीज़। मतलब 45 को नहीं लिया और 90 को भी नहीं लिया मैंने। जब मैंने 45 और 90 को नहीं लिया, तो अब 45 90 को छोड़कर 45 90 के बीच में साइन का ग्राफ कॉस के ग्राफ से बड़ा है। तो इससे मतलब क्या निकल के आ रहा है कि साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू से बड़ी है, साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू से बड़ी है। अगर आपको ग्राफ से समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे सोचो, 45 तो लेना नहीं है, 90 भी नहीं लेना, 45 90 के बीच में कोई एंगल सोचो जिसकी वैल्यू हमें पता है, जैसे मुझे वैल्यू पता है 60 की, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, और कॉस 60 का वैल्यू होता है वो होता है 1/2। तो ये है साइन 60 और ये है कॉस 60। अब 45 से 90 के बीच में किसकी वैल्यू बड़ी है, साइन 60 की वैल्यू बड़ी है नहीं है? तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि 45 से 90 के बीच में साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू से बड़ी होती है, साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू से बड़ी होती है। तो इस इंटरवल में मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि साइन का जो वैल्यू है वो कॉस की वैल्यू से बड़ी होती है इस अंतराल के अंदर। अगर साइन बड़ा है कॉस से, तो मैं कॉस को यहाँ पे लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बड़ा हो जाएगा जीरो से। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जीरो से बड़ा है, मतलब कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से पता चल गया कि जो अंश वाला भाग है वो भी पॉजिटिव है, जो हर वाला भाग है वो भी पॉजिटिव है। जब अंश और हर दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों का जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किसके बराबर है, उसका डेरिवेटिव के बराबर है, तो उसका डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैंने हर को देखा पॉजिटिव मिला, अंश को देखा पॉजिटिव मिला। जब अंश और हर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों का डिवाइडेशन भी पॉजिटिव आएगा, मतलब कोई दो पॉजिटिव नंबर है, ये भी ऊपर वाला पॉजिटिव है नीचे वाला भी पॉजिटिव है, और जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, तो इसका मतलब उनका डिवाइडेशन भी पॉजिटिव आ गया। जब डिवाइडेशन पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, तो एक बार इसको फिर से बैक में जाके देखोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेंदी है तो सिंपली, पर थोड़ी सी चीजों को समझना है। और ग्राफ से अगर समझ में आए तो ग्राफ से समझ लेना, और ग्राफ से समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप इसको एक बार फिर से देखना, और वैसे सोच लो ना कि 45 से 90 के बीच में हमें देखना है, तो 45 से 90 के बीच में साइन की वैल्यू ज्यादा होती है, कॉस की वैल्यू ज्यादा होती है, ज्यादा इन द सेंस किसकी वैल्यू बड़ी आती है। तो कोई भी एक एंगल लेके देख लो, पता चल जाएगा।
चलिए आगे देखो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए पार्ट। फिफ्थ के ए पार्ट में उन्होंने बोला है एफ एक्स बराबर है आपका लॉग कॉस एक्स। ठीक है। और उन्होंने बोला है पहला पार्ट ए पार्ट में मुझे प्रूव करना है, ए पार्ट में क्या प्रूव करना है कि 0 से 90 के लिए, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक कैसा है आपका निरंतर ह्रासमान है, स्टिकली डिक्रीजिंग है। नीचे की ओर मतलब डिक्रीजिंग, ऊपर एरो लगा है तो इंक्रीजिंग। तो देखो कैसे करेंगे हम इसका, क्या करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा कैसे निकालोगे, लॉग एक्स, इस पूरे को एक्स माना, लॉग एक्स का 1/x, तो 1 कॉस एक्स, कॉस एक्स का अलग से करोगे माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन में कॉस का डिवाइड करोगे तो टेन एक्स, साइन में कॉस का डिवाइड करोगे तो टेन एक्स। अब चूंकि समझना गौर से यहाँ पे कि माइनस टेन एक्स इसका डेरिवेटिव आया। ठीक है। बात हो रही है कहाँ पे, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, मतलब पहले चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रही है, प्रथम चतुर्थांश में बात हो रही है। तो इतना तो आपको पता ही होगा, इतना तो आपको पता होगा, वी नो डैट कि पहले चतुर्थांश में टेन बड़ा होता है 0 से, मतलब पॉजिटिव होता है। अगर मैं, अब मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव बनाना है, क्योंकि मुझे पता करना होता है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं क्या करूंगा, इसके दोनों साइड मैं माइनस से प्रोडक्ट करेंगे, माइनस का गुणा, तो ये माइनस टेन एक्स हो जाएगा, और जीरो में माइनस का गुणा करने पर भी जीरो ही रहेगा। लेकिन इनइक्वलिटी में मैंने आपको बताया है इससे पहले लेक्चर में भी कि अगर कोई इनइक्वलिटी है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इस प्रकार का अगर कोई सिंबल सिंबल लगा है और मैंने माइनस का प्रोडक्ट कर दिया, किसी भी नेगेटिव नंबर नंबर से प्रोडक्ट या डिवाइड कर दिया, तो ये चिन्ह पलट जाता है। जैसे ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन। और आपको पता है कि जो माइनस टेन एक्स बना है वो फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे पता चल गया 0 से छोटा है। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से छोटा है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये चीज आपको समझनी है। चलिए, तो आई थिंक आप लोग पांचवे का बी आप लोग खुद करेंगे। फिफ्थ का बी पार्ट आपका होमवर्क है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सिक्स का ए पार्ट। तो सिक्स के ए पार्ट में अगर आप देखते हैं तो कोई फंक्शन है, क्या फंक्शन है आपका, एफ एक्स बराबर ई की पावर 1/x, और उन्होंने कहा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, मतलब एक्स का वैल्यू जीरो नहीं लेना है, कोई भी रियल नंबर लोगे जीरो नहीं लोगे। उन्होंने बोला है कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए एक्स का वैल्यू जीरो नहीं लेना है। तो फंक्शन कैसा है, निरंतर ह्रासमान है। तो मुझे प्रूव करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ठीक है। तो कैसे करेंगे, फंक्शन है ई की पावर 1/x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने इस पूरी पावर को x माना, जब पूरी पावर को x माना तो इसका डेरिवेटिव आया एफ एक्स एक्स बराबर ई की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर x, क्योंकि इस पावर को मैंने पूरे को x माना, और डेरिवेटिव में जिसको आप x मानेंगे उसका इंटू में फिर से डेरिवेटिव करेंगे। तो आप 1/x का करेंगे तो ये हो जाएगा -1/x²। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इतना तो आपको पता है, मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि जो ई की वैल्यू है वो 2.7 के अप्रोक्स होती है, समझे ना, 2.7 के अप्रोक्स होती है। तो जब ई की वैल्यू 2.7 के अप्रोक्स है और ई पे जो पावर है वो 1/x है। एक्स क्या है, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है बट जीरो नहीं लेना है, क्योंकि जीरो लेने पर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ई का जो वैल्यू है वो 2.7 के अप्रोक्स होता है, मतलब कह सकता हूँ कि ये पॉजिटिव नंबर है।
अगर ये पॉजिटिव नंबर है और अगर मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर पे कोई भी पावर लगाता हूँ, कोई भी पावर मतलब पावर ऐसी है कि जो रियल है, एक्स की वैल्यू रियल है लेकिन जीरो नहीं है। इसका कहने का मतलब है एक्स की वैल्यू जीरो तो है लेकिन रियल नहीं है। इस क्वेश्चन में इसका मतलब ये होता है कि एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब रियल में कोई भी लोगे जीरो नहीं लोगे। तो अब इस पे आप कोई भी पावर लगाओ। देखो जीरो पावर क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ जीरो लगा दिया, अगर आपने जीरो लगा दिया तो जीरो अगर आपने लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा पावर वाला पार्ट। तो नॉट डिफाइन भी नहीं होना चाहिए ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि जीरो को छोड़कर अगर हम कोई भी पावर लगाते हैं तो पॉजिटिव नंबर पे कोई भी पावर लगाओगे आएगा पॉजिटिव ही। तो ये चीज क्लियर होगी कि ये आगे वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव है। दूसरी बात मैं इसको देखूंगा तो इसके लिए अब मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्स की वैल्यू हम या तो पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे, जीरो तो मुझे रखनी नहीं है क्योंकि जीरो को मैं यहाँ पे यूज ही नहीं करना है, तो जीरो रखेंगे कहाँ से? तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्स का वैल्यू या तो पॉजिटिव रखोगे या फिर यहाँ पे एक्स का वैल्यू नेगेटिव रखोगे। अगर मैंने एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रखा तब भी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आएगा, एक्स का वैल्यू नेगेटिव रखा तब भी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव होगा। वो किसी पॉजिटिव का अगर तुम उल्टा भी करते हो, विक्रम करते हो, तब भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे 5 का उल्टा 1/5 पॉजिटिव है, 10 का उल्टा 1/10 पॉजिटिव है, 100 का अगर उल्टा करोगे तो 1/100 वो भी पॉजिटिव है। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का उल्टा भी करोगे तब भी वो पॉजिटिव होगा। लेकिन इस स्टेप को समझना, अब दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे तो -1/x² और जीरो में माइनस से गुणा करने पर जीरो ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने माइनस से गुणा किया साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल गया, ग्रेटर देन का हो गया लेस देन। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो जीरो से छोटा हो गया। कैसे हुआ जीरो से छोटा? क्योंकि इसमें एक पार्ट आपको पॉजिटिव मिला और दूसरा वाला पार्ट जो मिला वो आपको निगेटिव मिला। एक पार्ट पॉजिटिव मिला और एक पार्ट आपको निगेटिव मिला, और जब पॉजिटिव में निगेटिव का गुणा करोगे तो ये बात तो क्लियर है कि उसका गुणनफल भी निगेटिव आएगा। और जब फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव आएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये था क्वेश्चन। तो जिनको एक बार में नहीं आई ना चीजें समझ में, तो एक बार वीडियो को मतलब ब्रेक बैक में जाकर फिर से देख लो तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो वाला क्वेश्चन तो क्लियर है। और सेम एज, ऐसे ही आपका है सेम एज सिक्स का बी पार्ट, वो भी आपका होमवर्क में जाएगा। तो फिफ्थ का बी पार्ट और सिक्स का बी पार्ट दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। चलिए अब देखो, अभी तक क्या था, सबसे पहले जो एक्सरसाइज मैंने बताई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की 6.3, वहां पे मैंने क्या देखा कि मतलब अपन को फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले छोटे छोटे से क्वेश्चन थे मैंने देखा। सेकंड एक्सरसाइज में क्या था कि इंटरवल था, उस इंटरवल में मुझे चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। लेकिन जो 6.5 है उसमें क्या है कि मुझे इंटरवल ही पता करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब मुझे इंटरवल ही पता करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो देखो कैसे करेंगे, समझो। पहला क्वेश्चन है, कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस का 2x²। मुझे बताना है कि किस अंतराल में निरंतर वर्धमान है और किस अंतराल में निरंतर ह्रासमान है। तो सबसे पहले तो आप इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डेक्स एक्स बराबर हो जाएगा 4x³ माइनस का 4x। ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब चलेंगे हम सबसे पहले 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
मैं सबसे पहले बात करूंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो मोर देन जीरो होगा, ठीक है। और फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दोनों बातें एक ही बार में कर लेंगे। उसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो जीरो से छोटा होगा। तो कैसे हम बताएंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है, या मैं कैसे बताऊंगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से छोटा है। तो इसके लिए सबसे सिंपल सा फंडा है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उसके फैक्टर होगा। तो यहाँ से कॉमन आया 4x, अंदर रहा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और भी फैक्टर देखो क्या है, 4x, एक ब्रैकेट में x माइनस वन और एक ब्रैकेट में x प्लस वन। सबसे पहले मैंने फंक्शन के डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव में जितने भी फैक्टर पॉसिबल हुए वो सारे फैक्टर पॉसिबल कर लिए। फैक्टर करने के बाद अगर सारे के सारे फैक्टर कैसे हैं, ऑड पावर में है। ऑड पावर मतलब विषम घातांक में, जैसे यहाँ पे घातांक भी विषम है, इस पे भी घातांक विषम है, उस पे भी घातांक विषम है, ठीक है। अभी मैं किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ आपको, जो एलजेब्रा वाले क्वेश्चन है, एलजेब्रिक क्वेश्चन है, मतलब बहुपदीय व्यंजक के रूप में है, एक्स की पावर समथिंग, एक्स की पावर समथिंग। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मुझे पता करना हो कि किस अंतराल में इंक्रीजिंग होगा और किस अंतराल में डिक्रीजिंग होगा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो पहला काम फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करने के बाद जितने भी फैक्टर पॉसिबल हो सारे फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद कोशिश करेंगे कि फैक्टर जो है वो ऑड पावर में बने, ऑड पावर, और इवन में भी बनेगी तब भी करना पड़ेगा, उसके लिए मैं बताऊंगा क्या करना है। तो जैसे सारे के सारे पावर कैसे हैं, ऑड है, पहले फैक्टर पे भी पावर एक है, दूसरे पे भी एक है और तीसरे पे भी एक है, एक हो तीन हो। मैं अभी बात कर रहा हूँ ऑड पावर की। अगर पावर ऑड है, ऑड मतलब विषम है, तो उसको करने का तरीका क्या होता है कि आप एक नंबर लाइन बनाओ और नंबर लाइन में उन सारे पॉइंट को लिखो जो इस फैक्टर को जीरो बनाते हैं। तो पहले वाले फैक्टर को जीरो बनाएगा, एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे तो पहला वाला फैक्टर जीरो बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले वाले फैक्टर को जीरो किसने बनाया, जीरो ने। दूसरे वाले फैक्टर को जीरो कौन बनाएगा, वन बनाएगा। और तीसरे वाले फैक्टर को जीरो बनाएगा माइनस वन। या तो ऐसा बोल दो कि वो वैल्यू जो फैक्टर को जीरो बनाता है, या ऐसा बोलो। और ऐसे नहीं बोलना है तो दूसरे तरीके से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पहले फैक्टर को जीरो के बराबर करके एक्स की वैल्यू निकालो, दूसरे फैक्टर को जीरो के बराबर करके एक्स की वैल्यू निकालो तो एक्स की वैल्यू वन आएगी, और तीसरे वाले फैक्टर को जीरो के बराबर करके वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस वन आएगी। तो तीन वैल्यू आपके पास है, एक तो जीरो हुई, एक वन हुई और एक माइनस वन हुई। एक जीरो हुआ, एक वन हुआ और एक माइनस वन हुआ। इन तीनों के तीन पॉइंट को इस रेखा पे लिखोगे, इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लेना है मुझे, माइनस वन, क्योंकि पहले तो माइनस वन आएगा, तो मैंने माइनस वन ले लिया। अच्छा, मैंने माइनस वन लिया यहाँ पे, फिर माइनस वन के बाद हमने जीरो लिया, तो जीरो यहाँ पे कहीं होगा, और फिर इसके बाद मैंने क्या लिया, वन लिया, तो वन यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, नंबर लाइन की सबसे राइट वाली कॉर्नर में इंफिनिटी ले लेंगे और लेफ्ट वाले में माइनस इंफिनिटी लेंगे, ठीक है। बात हो रही है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो मतलब क्या हुआ, जीरो से बड़ा। और बात हो रही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, मतलब जीरो से छोटा, मतलब जीरो नहीं बनाना है, जीरो से बड़ा या छोटा बनाना है। इसलिए मैंने इन जब पॉइंट को लिखा तो इन पॉइंट को लिखने के लिए मैंने जहाँ पे पॉइंट लिखा उस गोले को मैंने ब्लैंक रखा, गोले को मैंने कैसे रखा, ब्लैंक रखा। ब्लैंक क्यों रखा, ब्लैंक रखने का रीजन ये है क्योंकि जैसे मैंने वन को देखा तो मैंने वन को लिया नहीं है, पर वन को मैंने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ऐसे मैंने जीरो को रिप्रेजेंट कर दिया और ऐसे मैंने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस वन को। अब आप लोग कहोगे सर वन माइनस वन जीरो को ले क्यों नहीं रहे, वो इसलिए ले रहे क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि मुझे पॉजिटिव बनाना है और नेगेटिव बनाना है डिक्रीजिंग के लिए, जीरो तो बनाना ही नहीं है। अगर मैं माइनस वन को यहाँ डाल दूंगा तो फिर ये जीरो बन जाएगा, मैं जीरो को अगर यहाँ डाल दूंगा तो ये जीरो बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे वन को डाल दूंगा तो ये जीरो बन जाएगा। इसलिए मैंने पॉइंट को तो नहीं लिया, मतलब पॉइंट को ब्लैंक रखा, लेकिन तब भी मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा। अब इसको ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे ये फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ, सारे फैक्टर हुए, फैक्टर में जितने भी एक्स की वैल्यू बनती है, जैसे पहले फैक्टर से एक्स की वैल्यू कितनी बनी, जीरो, दूसरे से वन, तीसरे से माइनस वन,
इन तीनों वैल्यू को मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखा जाए इन पॉइंट ने इस नंबर लाइन को चार भागों में बांटा, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। तो जो पहला भाग है उसको कर दो पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव, तीसरे को पॉजिटिव, चौथे को नेगेटिव। यहाँ से सीधा क्लियर हो गया कि जो वन से बड़ी वैल्यू होगी उसके लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव है, जो जीरो और वन के बीच की वैल्यू है उसके लिए डेरिवेटिव नेगेटिव है, जो वैल्यू -1 से 0 के बीच में है उसके लिए फिर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और जो वैल्यू -1 से छोटी है उसके लिए डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपका डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, यहाँ पे डेरिवेटिव आपका 0 से छोटा है, यहाँ पे फिर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो 0 से छोटा है। यहाँ पे डेरिवेटिव 0 से बड़ा, यहाँ डेरिवेटिव 0 से छोटा, फिर डेरिवेटिव 0 से बड़ा, फिर डेरिवेटिव 0 से छोटा है। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस से स्टार्ट करेंगे। तो बस एक ही बार में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और मुझे पता भी चल गया कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो मैं बोलूंगा कि फॉर स्टिकली इंक्रीजिंग, तो स्टिकली इंक्रीजिंग कहाँ है, जहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो -1 से 0 पर पॉजिटिव है, तो -1 से 0 इंटरवल में छोटा ब्रैकेट आएगा, क्योंकि -1 और 0 को लेना नहीं है, मतलब उनके बीच के नंबर लेने हैं। और 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव है, और बीच में क्या लगा दोगे, यूनियन। ऐसे में बात करूंगा फॉर स्टिकली डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव का नेगेटिव होना है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 पे नेगेटिव है और 0 से 1 पे नेगेटिव है। तो ये इंक्रीजिंग का सॉल्यूशन है, और नीचे वाला जो सॉल्यूशन है वो डिक्रीजिंग का सॉल्यूशन है। ये हुआ आपका सॉल्यूशन। थोड़ी सी चीजें नई है लेकिन अच्छी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखो दूसरा वाला, यहाँ पे है x/2 और 2/x, एफ एक्स बराबर है x/2 और 2/x। उन्होंने पहले ही बोल दिया यहाँ पे x का वैल्यू 0 नहीं लेना है, ये बात पहले ही बोल दी है। क्यों नहीं लेना जीरो, जीरो इसलिए नहीं लेना है क्योंकि अगर तुमने जीरो ले लिया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, और कभी भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कोई भी चीज उन वैल्यू के लिए चेक नहीं करते जहाँ पे फंक्शन कैसा हो, नॉट डिफाइन हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन का जब डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 सेम एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 सेम 1/x का -1/x²। चलिए, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/x²। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया x², तो इसका मल्टीपल यहाँ होगा x² हो जाएगा, 2 का मल्टीपल 2 से 4 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ऊपर वाले पोर्शन को x-2 x+2, और नीचे क्या बना आपका x²। क्या इससे ज्यादा कोई फैक्टर हो सकते हैं, अब तो कोई फैक्टर नहीं हो रहा है, ऊपर वाला फैक्टर हो गया लेकिन नीचे वाला कोई फैक्टर होने की उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि नीचे तो मतलब x² है। तो x² को ज्यादा ज्यादा क्या लिख सकते हो, x×x, तो नीचे कोई फैक्टर होगा नहीं, ऊपर ही फैक्टर हुए, एक हुआ x-2 और एक हुआ x+2। चलिए, तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव करने के बाद मैं क्या करूंगा, उसके फैक्टर करूंगा, मैंने फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने के बाद उन सारे पॉइंट को प्लॉट करेंगे जहां पे फंक्शन कैसा है, फंक्शन के जो फैक्टर है, जो डेरिवेटिव फंक्शन नहीं, फंक्शन के डेरिवेटिव के जो फैक्टर है वो 0 बनते हों। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो पहला वाला फैक्टर 0 होगा कब, जब मैं x का वैल्यू 2 रखूंगा। दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा जब x का वैल्यू मैं -2 रखूंगा, और नीचे वाला फैक्टर 0 होगा जब मैं x का वैल्यू 0 रखूंगा। खैर x का वैल्यू 0 तो लेना ही नहीं है, फिर भी हमने अभी 0 वाला लिया है, रिप्रेजेंट किया, बाद में मैं इसको नहीं लूंगा, जब 0 अगर आएगा सॉल्यूशन में तो उसको मैं छोड़ दूंगा। खैर अभी तो प्लॉट करने के लिए मैं सारे पॉइंट लूंगा, सारे के सारे पॉइंट लूंगा। चलिए, अब देखो मैंने
क्या किया कि जैसे ही मैंने x का वैल्यू कितना रखा, -2 रखा, तो -2 तो यहाँ पे आएगा, तो ये ले लिया -2 वाला पॉइंट, फिर मैंने ले लिया 0 वाला पॉइंट, और फिर ले लिया मैंने कितना, 2 वाला पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, जब भी बीजगणितीय फलन हो फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करने के बाद जितने भी फैक्टर पॉसिबल हो सारे फैक्टर करेंगे, फिर फैक्टर करने के बाद संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पे उन सारे पॉइंट को प्लॉट करेंगे जिन पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव, सॉरी, जिन पॉइंट पर ये फैक्टर कितने बन रहे हो, 0 बन रहे हो, तो वो सारे पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए। यहाँ पे 3 फैक्टर थे, पहला फैक्टर 2 डालने पर 0 बना, दूसरा फैक्टर -2 डालने पर 0 बना, तीसरा वाला 0 डालने पर 0 बना। इसके बाद वही रूल है, प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस अल्टरनेट लगाओगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझनी है कि यहाँ पे जितने भी फैक्टर थे उसमें पावर ऑड था, विषम घात थी। मैंने क्या बोला कि सारे पावर अगर विषम घात के हैं तो जो आपका सिंबल आएगा ना, वो प्लस माइनस इसी क्रम में आएगा। लेकिन अगर कहीं पे पावर सम आ जाती है, जैसे यहाँ पे देखा जाए कि उस फैक्टर पे पावर सम है जहाँ पे x की वैल्यू 0 है, उस फैक्टर पे पावर सम है जहाँ पर x की वैल्यू 0 है, तो फिर वहां पर थोड़ा सावधानी से काम करना है। जैसे यहाँ तो प्लस से ही स्टार्ट होगा, प्लस के बाद फिर माइनस आएगा, लेकिन जब प्लस के बाद माइनस आएगा तो माइनस वाला जो फैक्टर है वो उस जगह खत्म हो रहा है जहां पावर 0 है। माइनस वाला फैक्टर उस जगह खत्म हो रहा है जहां पे माइनस वाला जो पार्ट है वो उस जगह ब्रेक हो रहा है जहां पे पावर कितनी है, सम है, इवन है। तो फिर वहां चिन्ह भी नहीं बदलेंगे। अगर वैल्यू पर किसी भी वैल्यू पर कोई फैक्टर, अगर कोई भी फैक्टर किसी भी वैल्यू पर किसी फैक्टर में, किसी वैल्यू पर किसी फैक्टर में अगर पावर इवन आती है उसके फैक्टर में, जैसे जीरो का फैक्टर, जीरो किसका फैक्टर है, सॉरी, जीरो किस फैक्टर की वैल्यू है, एक्स वाले की। जीरो जो है वो एक्स वाले फैक्टर की वैल्यू है। जब जीरो एक्स वाले फैक्टर की वैल्यू है और एक्स वाले फैक्टर पे पावर कैसा है, इवन है, तो जो सिंबल लेफ्ट में आएगा वही उसके राइट में आएगा। मतलब यहाँ से शुरू हुआ प्लस माइनस, तो अब जीरो वाला फैक्टर मिला, और जीरो वाला फैक्टर जीरो जो वैल्यू मिली वो किस फैक्टर की है, एक्स की वैल्यू है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स की लेफ्ट में और राइट में सेम साइन आएगा। जैसे अगर मान लो इसके राइट में क्या आया, राइट की बात करूं और नेगेटिव है तो लेफ्ट में भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ क्रम बदलता है, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ सारी की सारी पावर विषम थी। यहाँ पावर कैसी है, यहाँ पावर कैसी है आपकी, पावर कैसी है, दो तो विषम है और एक सम है, तो विषम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस। लेकिन जीरो जहां मिला है वहां पे वो फैक्टर पे जो पावर है वो कितनी है, दो है, सम है, तो फिर चिन्ह सेम रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। और फिर इसके बाद अब विषम घात वाला आ गया, क्योंकि दो मिला है इससे, तो इसका जो विषम घात है तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि यहाँ पे जाओगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे जाओगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव है, किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर। बाकी पूरे पे निगेटिव है जीरो को छोड़कर। तो अगर कोई कहता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, तो देखेंगे पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, माइनस अनंत से लेके -2 तक, माइनस अनंत से लेके 2 तक, और 2 से लेके अनंत तक डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग हो रहा। और अगर मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करूं तो डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेके 2 तक, किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर, किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर। तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, बस थोड़ी सी जो चीजें आपको समझनी है कि फंक्शन में जो फैक्टर किए हैं उनके प्लस माइनस को सावधानी पूर्वक करना है। अगर घातें सारी की सारी विषम है तो सीधा वही करें, प्लस माइनस। अगर कहीं घात सम आ जाती है तो जो सिंबल लेफ्ट राइट में होगा वही उसके लेफ्ट में आएगा। मेरा राइट मतलब तुम्हारा लेफ्ट, ऐसा ठीक है, तो समझ रहे हो ना, मेरा राइट तुम्हारा लेफ्ट, या ऐसा बोल दो कि जो लेफ्ट में है वही उसके राइट में आएगा। ठीक है, मतलब क्रम वही रहेगा, जैसे प्लस है फिर उसके बाद माइनस आया
और फिर वो वाली वैल्यू है जिसके फैक्टर पे पावर कैसी है, इवन है, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को इस वाले कॉन्सेप्ट में बड़ी दिक्कत हो रही होगी कि सर कैसे प्लस माइनस मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो अभी इसको। मैं नेक्स्ट लेक्चर में को मैं इसको दूसरे मेथड से भी समझा दूंगा। अगर जिनको ये लग रहा है कि सर मुझे प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो कोशिश कर लो कि ये वाला मेथड आपको समझ आ जाएगा, और अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा तो मैं इसको दूसरे मेथड से भी आपको बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।